बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास को खुशामदीद। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। समझेंगे जी कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, फिर होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स के पास क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, प्लांट्स किस तरीके से होम्योस्टेसिस करता है, फिर मुख्तलिफ एनिमल्स की बात करेंगे और फिर एनिमल्स के अंदर जाके ह्यूमंस को भी देखेंगे कि ह्यूमन जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं, किस सिस्टम के जरिए करते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होम्योस्टेसिस क्या होता है। ये होम्यो जो है, ये दो ग्रीक वर्ड्स, होम्योस्टेसिस जो वर्ड है ये दो ग्रीक ग्रीक जबान के लफ्ज हैं जी, उनसे ये मिलके बने हुए। पहला वर्ड है जी इसमें होम्यो और दूसरा है स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, यानी कि उर्दू में एक जैसा। अक्सर हमने ये होम्यो वर्ड होमो के तौर पे यूज का है, होमोजीनुअस, होमोजाइगस। होमो का मतलब जहां पर भी होमो वर्ड आएगा इसका मतलब होता है सेम, यानी कि एक जैसा। जबकि स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट, यानी कि कंडीशन, स्टेट कंडीशन हालत वगैरह वगैरह। स्टेट भी कह सकते हैं इसको हम, कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और उर्दू में कहेंगे इसको हालत। और सेम का मतलब होगा एक जैसी। तो पूरे होम्योस्टेसिस वर्ड के मायने बनते हैं एक जैसी हालत, यानी कि सेम स्टेट, सेम कंडीशन। ये जरा मायने ध्यान में रख लीजिएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा ये है क्या। मायने क्या हुए होम्योस्टेसिस के? एक जैसी कंडीशन, एक जैसी स्टेट, एक जैसी हालत मेंटेन करना, एक ही जैसी कंडीशन मेंटेन करना, एक ही जैसी स्टेट मेंटेन करना। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जी कि ये है क्या। देखें, इंसानी जो ऑर्गेनिज्म जो होता है, फॉर एग्जांपल हम अपनी आसानी के लिए इंसान को कंसीडर कर लेते हैं। ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म होता है इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारी इसके अंदर चीजें हो रही होती हैं। मॉलिक्यूल्स बन भी रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टूट भी रहे हैं, एंजाइम्स जो है इन मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट भी होता है। एनवायरनमेंट से ये ऑर्गेनिज्म जो है या इंसान जो है ये अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें लेता है, देता है। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिज्म या इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गैस हासिल करता है, अपने एनवायरनमेंट से फूड हासिल करता है, अपने एनवायरनमेंट से जो है वो वाटर हासिल करता है। इसके अलावा ये अपने एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिलीज करता है, अपना जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी रिलीज करता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं और ऑर्गेनिज्म बाहर की तरफ से यानी अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट हुआ हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि आपका एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं होता, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। कभी आपके एनवायरनमेंट में जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी आपके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी आपके एनवायरनमेंट में लाइट इंक्रीज हो जाती है, कभी आपके एनवायरनमेंट में लाइट डिक्रीज हो जाती है, कभी आपके एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा आ जाता है। इंसान में तो नहीं खैर, लेकिन पौधे एनिमल्स वगैरह जो होते हैं दूसरे, उनके और उन ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा आ जाता है, कभी उनके एनवायरनमेंट में पानी कम होता है, कभी उनके एनवायरनमेंट में पानी में नमकियात ज्यादा होती है, नमक सॉल्ट वगैरह ज्यादा होते हैं, कभी कम होता है। जैसे मेराइन वाटर जो होता है, समुद्री पानी, वो पानी है। इसी तरह फ्रेश वाटर जो है वो भी पानी है, लेकिन मेराइन वाटर जो है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया। जबकि फ्रेश वाटर जो है वहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया। सो प्रॉब्लम क्या आ रही है जी कि हमारा एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब ये जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, उनके लिए ये सही नहीं है, ये सही नहीं होती ये चीज। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा है जी इंजाइम्स चैप्टर, आपको पता है जी कि इंजाइम्स जो है वो एक खास टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे आपके इंजाइम्स जो है वो बड़ा बेहतरीन काम करते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यही वजह है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो यहीं पर ही लाया कर रहा होता है 35 से लेके 37 तक। इंजाइम जो है वो जिस रेंज पे काम कर सकते हैं वो ये है 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक। 45 से ज्यादा होगा तो इंजाम ने कायम ही नहीं करना, बल्कि वो तो खत्म ही हो जाएंगे।
45 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जबकि 0 से कम टेम्परेचर कर लेंगे तो एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। और बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यही वजह है कि आपकी बॉडी के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर है 37। आपकी बॉडी के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ है 37, आप ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं वो इस टेम्परेचर पे काम करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जी, आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है 45 से ज्यादा हो जाएगा, कभी सर्दी हो जाती है कम हो जाएगा। अब आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मुस्तकिल चेंज हो रहा है और उस हिसाब से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा। बाहर गर्मी होगी तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। बाहर सर्दी होगी, बाहर टेम्परेचर कम होगा तो उस हिसाब से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक गिलास है, एक दूध का गिलास है और उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप उस दूध के गिलास को चूल्हे पे रख दोगे, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, दूध का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप उसी दूध के गिलास को फ्रिज में रख देंगे, बाहर टेम्परेचर कम है, दूध का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35। बाहर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर अब बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। बाहर टेम्परेचर कम हो गया तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। ये बात आपके इंटरनल मेटाबॉलिज्म के लिए सही नहीं है। आपका बॉडी का टेम्परेचर मिसाल के तौर पे बाहर टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा गर्मी है जी, बाहर टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री। अब उस हिसाब से आपके इंटरनल टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए? वो भी गर्म हो गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए? 50 डिग्री। अब 50 डिग्री पर एंजाइम्स खत्म हो जाएंगे, रेंज से बाहर है, एंजाइम्स आपके सारे खत्म हो जाएंगे, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रुक जाएंगे, आप मर सकते हैं, मर सकते हैं जी। ये मामला हुआ। इसी तरीके से आप अगर सर्द इलाके में रह रहे हैं, बर्फानी इलाके में रह रहे हैं, वहां टेम्परेचर है जी -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाना चाहिए जी? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये भी अब आप रेंज से बाहर निकल गए, तो क्या जो बर्फानी इलाके में लोग रह रहे हैं क्या वो मर जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर -10 हो गया, एंजाइम्स खत्म हो गए, काम करना बंद कर दिया, मेटाबॉलिज्म रुक गए। मेटाबॉलिज्म रुक गए तो इंसान मर जाना चाहिए, लेकिन वहां तो नहीं मरते। तो हो क्या रहा है, आपके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, आपकी बॉडी को इस चेंज को रेसिस्ट करना है। अब आपकी बॉडी क्या करेगी? अब आपकी बॉडी, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री होना चाह रहा है, आपकी बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन कर, इस टेम्परेचर को नहीं आने देगी, रेसिस्ट करेगी, मेंटेन करेगी अपना ये वाला टेम्परेचर 35। कोशिश करेगी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 35 रहे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, अपनी कंडीशन, अपनी स्टेट को सेम रखने की कोशिश करेगी। सिमिलरली अगर आप सर्द इलाके में चले गए, आपका टेम्परेचर बाहर जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होना की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी बॉडी क्या करेगी? अपनी कंडीशन, अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, कोशिश करेगी कि आपका ये टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 35 ही रहे। मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है, अपनी इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखना, बाहर अगर तब्दीली हो रही है तो उसका मुकाबला करना, उस तब्दीली को रोकना, ताकि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपके बॉडी की इंटरनल कंडीशन, इंटरनल स्टेट मेंटेन रहे, इसको कहते हैं हम होम्योस्टेसिस। पानी का मामला देख लेते हैं, पानी का मामला देख लेते हैं कि पानी कैसे इफेक्ट करता है। सपोज करें जी, ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है और इसके बाहर जो है वो पानी मौजूद है। आप जानते हैं कि पानी आपके सेल के अंदर भी होता है, पानी जो है हमारे सेल के अंदर भी है, बाहर भी मौजूद है। अब सपोज करें जी, ये जो बाहर पानी मौजूद है, ये मेराइन वाटर है, नमकियात वाला पानी है, या इसमें नमक बढ़ गया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है कि पानी की कंसंट्रेशन जो है बाहर लो हो जाएगी, निस्बतन अंदर के अंदर पानी की कंसंट्रेशन हाई हो गई। आपने चेंज किया है बस, क्या बाहर पानी था, आपने उसमें नमक डाल दिया। अब क्या हुआ? नमक डालने से आपके एनवायरनमेंट में एक चेंज आ गया। अब आपके पानी बाहर, आपके एनवायरनमेंट का जो पानी है वो लो कंसंट्रेशन पे आ गया और आपके सेल के अंदर का पानी हाई कंसंट्रेशन पर है। आप जानते हैं डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो। तो अब क्या होगा? आपका सेल पानी बाहर निकालना शुरू कर देगा, आपके सेल में से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा आपका सेल सुखड़ जाएगा, जिसको आप कहते हो प्लास्मोलाइसिस, सेल मर जाएगा।
खतरनाक हो गई ना ये बात। आपका एक एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, इससे आपका सेल मर सकता है। उल्टा कर लें, या आपके पास पानी था, अंदर सेल के अंदर भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। अब सेल के बाहर के पानी में आपने नमकियात वगैरह सब खत्म कर दी, बिल्कुल प्योर कर दिया जी, पानी चेंज कर दिया आपने पानी को, पानी प्योर हो गया, पानी की हाई कंसंट्रेशन हो गई। और अब आपके पानी, आपके सेल के अंदर जो पानी है उसकी लो कंसंट्रेशन है, तो अब पानी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? सेल फूलना शुरू हो जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो? टर्जिडिटी, इम्बिबिशन। प्लांट्स में इम्बिबिशन होता है, फूल जाता है। एनिमल्स में प्लांट में टर्जिडिटी भी होता है। और फिर ये डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाता है एनिमल्स में। सेल फट जाएगा, सेल फट जाएगा, सेल मर जाएगा, आप मरकर खत्म हो गए। देख रहे हो आप, एनवायरमेंट में चेंजिंग्स अगर आ रही है कितनी खतरनाक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। पानी को अगर आप चेंज कर दोगे, हाई कर दोगे, तो पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा, सेल फूल के फट जाएगा। पानी को लो कर दोगे तो सेल में से पानी बाहर निकलना सेल शुरू हो जाएगा, सेल सुधर जाएगा, सेल मर जाएगा। आपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग पैदा की, आपकी बॉडी में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। सिमिलरली टेम्परेचर का भी बता चुका हूँ। आप अगर बाहर के टेम्परेचर को चेंज करोगे, आपकी बॉडी के अंदर का भी टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके एंजाइम पे फर्क पड़ेगा। चाहे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी एंजाइम, टेम्परेचर कम करेंगे तो भी एंजाइम। सो हमारे एनवायरनमेंट में कांस्टेंट चेंजेस आती रहती है, मुस्तकिल तौर पर हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अगर हमारा बॉडी अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन नहीं रखेगी, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी इंटरनल कंडीशंस भी चेंज होती रहेंगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह है, हम मर सकते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी मेंटेन करती है, मेंटेन करती है अपनी इंटरनल स्टेट को। मेंटेन इंटरनल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीली के एतबार से आपकी बॉडी अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इसको हम कह रहे होते हैं होम्योस्टेसिस। जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में ना हो तो क्या होगा? आपके एनवायरनमेंट में चेंजिंग आएगी, जिसकी वजह से आपके इंटरनल बॉडी के अंदर भी चेंजिंग्स हो जाएंगी, आपके सेल्स फट जाएंगे, आपके एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे, आप मर जाएंगे। और होम्योस्टेसिस की वजह से आपके माहौल में तब्दीली आती है, आपके एनवायरनमेंट में तब्दीली आती है, आपकी बॉडी के अंदर फिर भी एक स्टेट मेंटेन रहती है। आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेट मेंटेन रहेगी, ताकि आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, फंक्शंस है, वो स्मूथली काम कर सके। So that maintaining internal condition, internal state of the body is called homeostasis. देखो ना, आपको सर्दी लगती है और आपके आपको मैं यहाँ पे सर्दी कर दूं, माइनस टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी कपकपाना शुरू कर देती है, आपको कंबल की जरूरत पड़ती है, दांत कपकपाने। ये क्या है? ये इंटरनल कंडीशन, आपकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नल कंडीशंस को रिसिस्ट कर रही है। आपकी बॉडी कपकपा रही है ताकि आप कंबल उड़ लें, आपके दांत कपकपाना शुरू कर देते ताकि आप जागे, आप कंबल उड़ लें, आपके बाल खड़े हो जाते हैं ताकि उस पर हवा लेयर बन जाए और आपकी जो है वो, आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट ना हो। ये क्या हो रहा है? आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रही है, आपकी बॉडी उसको रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक, तो आई होप होम्योस्टेसिस समझ में आ गया होगा। क्या हमारी बॉडी जो है, एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी इस एक्सटर्नल कंडीशंस के चेंज को रेसिस्ट करके, मुकाबला करके इनसे, हमारी बॉडी का इंटरनल स्टेट, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखेगी। इसको आप कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस जब आपकी बॉडी ने करना होता है, जब आपकी बॉडी को होम्योस्टेसिस करना होगा, तो वो तीन मामलात को देखेगी, तीन चीजों को चेक करेगी, जिसको हम कहते हैं एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। टेम्परेचर अभी आपको देखना है, पानी का मामला है, उसको मेंटेन करना है। एक टेम्परेचर का मामला है, उसको मेंटेन करना है, उसकी होम्योस्टेसिस करनी है। तो हमारी बॉडी ने, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ने होम्योस्टेसिस करना होता है, तो तीन चीजें चेक करनी है या तीन चीजों को मेंटेन करना है। एक होता है जी पानी, और उसके अंदर जो डिसॉल्व सॉल्यूट होते हैं उनको मेंटेन रखना है, और उनको मेंटेन को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है, पानी और उसके अंदर जो डिसॉल्व सॉल्यूट्स है, इनके एतबार से
अपनी इंटरनल स्टेट को मेंटेन करेगी कि अगर बाहर एनवायरनमेंट में पानी में कोई चेंज हुआ है, सॉल्यूट में कोई चेंज हुआ है, आपकी बॉडी इस चेंज को रेसिस्ट करेगी, अपना पानी और सॉल्यूट का लेवल मेंटेन रखेगी। तो ये जो पानी और सॉल्यूट के लेवल को, इसके इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन किया जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा कहलाता है थर्मो रेगुलेशन। अगेन थर्मो का मतलब होगा हीट, थर्मो रेगुलेशन। आपके एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर का चेंज आता है, आपकी बॉडी उस टेम्परेचर के चेंज को रेसिस्ट करेगी और इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करेगी। इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है जी? इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। इसी तरीके से तीसरा होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं जिनमें सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, लिक्विड वेस्ट भी हो सकता है, गैसियस वेस्ट भी हो सकता है। आपकी बॉडी के मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन, मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इनको भी तो मेंटेन करना है। इन वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर रखोगे नुकसान होगा, इनको बाहर रिलीज करना है, ग्रेजुअली रिलीज करना है, एक साथ भी रिलीज नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट की मेंटेनेंस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, या रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो होम्योस्टेसिस समझा दिया मैंने आपको। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करके अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगी, इसको आप कहते हैं होम्योस्टेसिस। अगर आपकी बॉडी जो है वाटर और सॉल्यूट का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रही है, इसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, इसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। और अगर आपकी बॉडी जो है वेस्ट प्रोडक्ट को मेंटेन करते हुए उसको रिमूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है, थोड़ा उसकी बात करते हैं जी। मैकेनिज्म की बात करते हैं जी, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। एक जनरल आइडिया लेते हैं जी मैकेनिज्म का कि कैसे होता है, फिर इंडिविजुअल मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे। मैकेनिज्म कैसे होता है, तो सबसे पहले आपके एनवायरनमेंट में आता है चेंज। सबसे पहले आपके एनवायरनमेंट में क्या आएगा? चेंज। चेंज कोई सा भी हो सकता है जी, पानी सॉल्यूट से रिलेट भी हो सकता है, टेम्परेचर से रिलेट भी हो सकता है। आपके एनवायरनमेंट में आता है चेंज। चेंज जो आता है एनवायरनमेंट में, इसको हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं स्टिम्यूलस। क्या कहते हैं इसको आप? स्टिम्यूलस। माहौल में अगर कोई चेंज आएगा ना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, स्टिम्यूलस है ये। टेम्परेचर कम हो गया, स्टिम्यूलस है ये। पानी में नमकियात बढ़ गई, स्टिम्यूलस है ये। पानी में नमकियात कम हो गई, स्टिम्यूलस है ये। तो माहौल में एनवायरनमेंट में चेंज आता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, और इसको आप क्या कहते हो? स्टिम्यूलस। आपकी बॉडी में फिर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इस स्टिम्यूलस को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं। उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। सिर्फ 5 है। 5 है जी। कौन से? एक आंख, नाक, कान, जबान और खाल। आइज, एयर, नोज, स्किन एंड टंग। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या है जी? बॉडी के खास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। इनका काम क्या है जी? आपके माहौल में जो चेंज होता है, आपके माहौल में जो स्टिमुलस जनरेट हुआ होता है, ये उसको रिसीव करता है। जैसे कमरे का दरवाजा होता है ना, आप दरवाजे के जरिए कमरे के अंदर एंटर होते हो, ये हमारी बॉडी के दरवाजे हैं। इनसे स्टिमुलस एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी को अगर बाहर कोई चेंज आया है, हमें कैसे पता चलता है? बाय दिस ऑर्गन्स। देखो ना, आपका टेम्परेचर गर्म, आपकी गर्मी हो गई जी माहौल में, कैसे पता चलता है? आपकी खाल के ऊपर आपको ये महसूस होता है। आपने जो पानी पिया उसमें नमक ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? जबान से। आपकी कमरे में रोशनी तेज हो गई, स्टिम्युलस, कैसे पता चलेगा? आंखों से। तो हमारी बॉडी के ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं जी। ये क्या है? ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो इनका काम है हमारे जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसको ये रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ये डिटेक्ट कर लेंगे अब आपका जो बाहर चेंज हुआ है वो अब आपकी बॉडी में आ गया, आपकी बॉडी को पता चल गया स्टिम्युलस है। इन सेंस ऑर्गन्स के अंदर एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। यही वजह है जिनकी वजह से सेंस ऑर्गन्स अलग है। बाकी जो ऑर्गन है ना आपकी बॉडी में, दिमाग, दिल, किडनी, स्टमक, इनमें ये रिसेप्टर्स नहीं है। अगर होते तो हम इनको भी फिर सेंस ऑर्गन्स कह देते और ये भी फिर आपके स्टिमुलस को रिसीव करते। सो सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स।
स्पेशलाइज सेल्स हैं, ये क्या करते हैं जी, ये आपने जो स्टिमुलस सेंस ऑर्गन ने डिटेक्ट किया होता है, ये उससे एक करंट बनाते हैं, उस करंट को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। माहौल का कोई चेंज होगा, ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उसको एक करंट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपने सुना है ना, कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी टाइप करते हो तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसको 101010 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। यही काम ये कर रहे हैं बेचारे रिसेप्टर्स। आपके माहौल में कोई तब्दीली हुई है तो ये उस तब्दीली से रिलेट एक इम्पल्स बना देंगे, एक करंट क्रिएट कर देंगे, इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ये खाली इन्हीं सेल्स की खास बात होती है। एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव सेल्स, मस्कुलर सेल्स नहीं करते ये सिर्फ रिसेप्टर सेल्स करते हैं, न्यूरॉन्स जिनको हम कह रहे होते हैं। ये नर्व लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आपके माहौल में हुई तब्दीली, स्टिमुलस, आपके सेंस ऑर्गन ने इसको रिसीव किया, सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, इस नर्व इम्पल्स को देखते हुए एक करंट बना दिया। अब ये नर्व इम्पल्स जाता है जी आपके दिमाग पर, आपके ब्रेन तक जाता है, बाद औकात डायरेक्टली चला जाता है, बाद औकात स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से आपके दिमाग में जाता है। आपका दिमाग अब क्या करेगा, इस नर्व इम्पल्स को स्टडी करेगा, देखेगा जी क्या मामला है, क्या चेंजिंग आई है, और उस हिसाब से एक डिसीजन लेगा, एक फैसला लेगा, और उस फैसले को भी फिर वो क्या करेगा, एक इम्पल्स बना देगा, नर्व इम्पल्स की सूरत में एक डिसीजन ले लेगा। तो आपके दिमाग ने नर्व इम्पल्स लिया, आपका दिमाग नर्व इम्पल्स पढ़ता है, आपके दिमाग ने उस नर्व इम्पल्स को स्टडी किया जी कि क्या मामला हुआ है जी, बाहर क्या चेंजिंग आई है, वो देखेगा बाहर तब्दीली आई है, क्या तब्दीली आई है, टेम्परेचर बढ़ गया। अब आपका दिमाग जो है वो एक ऑर्डर जारी करेगा, जिस्म को, खाल को ऑर्डर जारी करेगा, मसल्स को ऑर्डर जारी करेगा कि कब कब। तो वो ये जो ऑर्डर बनाएगा, ये बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स फिर ऑर्गन्स तक जाती है, ऑर्गन्स या ग्लैंड जिनको हम कहते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में मसल्स होंगे या ऑर्गन्स होंगे या ग्लैंड्स होंगे, मसल्स या ग्लैंड, और ये आपके इस नर्व इम्पल्स को स्टडी करके उसके हिसाब से एक एक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये पूरा पाथ हो गया। आपके माहौल में सपोज करें जी टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर स्टिमुलस। आपका कौन सा सेंस ऑर्गन ये रिसीव करेगा, स्किन। आपकी स्किन जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ जी टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई, बल्कि कम कर दिया, सर्दी हो गई। अब स्किन के अंदर मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स जो कि क्या करेंगे, इससे एक इम्पल्स बना देंगे। वो इस इम्पल्स आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन स्टडी करेगा क्या हुआ जी, स्टडी करके उसको ब्रेन को पता चला जी बाहर हो गई है सर्दी। अब ब्रेन एक ऑर्डर जारी करेगा मसल्स को, क्या, कप कपाओ, ताकि इंसान को होश आए और ये कोई कंबल में। अब ब्रेन ने ये जो ऑर्डर बनाया है ये बनाता है इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स आपका ट्रेवल करते हुआ आपके पूरी खाल के नीचे जो मसल्स हैं उन तक पहुंचेगा, उनको हम कहेंगे फैक्टर्स, और फिर वो मसल्स जो है इस रिपोर्ट, इस इम्पल्स के हिसाब से एक्शन करना शुरू कर देंगे। क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, आप कप कपाना शुरू कर दोगे। आप कप कपाना शुरू करोगे, फिर आप क्या करोगे, आपको जब कप कपी लगेगी आप फौरन भागोगे, कंबल उड़ोगे। अब जब कंबल उड़ोगे क्या होगा, आपके माहौल जिसका टेम्परेचर कम हो गया है और आपकी बॉडी इसके दरमियान एक रुकावट आ गई है, अब आपको सर्दी लगना बंद हो जाएगी, आपका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो गया, क्योंकि आपका बाहर सर्दी थी, अगर आपकी बॉडी उस सर्दी में एक्सपोज होगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। लेकिन अब आपने कंबल उड़ लिया, इसका मतलब है आपने अपने ऊपर एक चादर डाल दी, अब आपके बाहर कम टेम्परेचर और आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बीच में एक दीवार आ गई है, और अब आपकी बॉडी ठंडी नहीं होगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह जाएगा, 37 रह जाएगा। ये रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। ये पूरा पाथ काम करता है, ये नर्वस सिस्टम में भी आता है, हमारे पास एक चैप्टर आएगा आगे नर्वस सिस्टम, उसमें हम यही पाथ पढ़ेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा ब्रेन से लिंक करता है, और यहाँ पे देख ले ब्रेन आ गया है, तो ये नर्वस सिस्टम में भी पाथ आप पढ़ेंगे। सो इसको हम यहाँ पर, इस पूरे मैकेनिज्म को हम कह रहे होते हैं फीडबैक। ये जो पूरा हो रहा है ना काम, इस पूरे काम को होम्योस्टेसिस के एतबार से ये जो पूरा पाथ बनाया है मैंने, दैट इज कॉल्ड फीडबैक, या इसको यूं कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपके माहौल में अगर कोई स्टिम्युलस होता है तो आपके जिस्म के अंदर पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी, मामला नर्व इम्पल्स, दिमाग स्टडी, नर्व इम्पल्स, फिर फैक्टर, ये पूरा जो मामला है दैट इज कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से आपकी बॉडी एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले चेंज को पकड़ती है और उसके हिसाब से जवाब देती है।
उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देती है। अब फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप होती है जी, डिपेंड करता है आपके इस रिस्पॉन्स पर। रिस्पॉन्स के हिसाब से हमारे पास दो फीडबैक टाइप होती है, एक कहलाता है नेगेटिव फीडबैक और एक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म तो वो पूरा रास्ता हो गया। स्टार्ट कहाँ हुआ था? आपके एनवायरनमेंट में चेंज से। खत्म कहाँ हुआ? आपने क्या जवाब दिया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है, ये पूरा फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। लेकिन अब जवाब जो है उसके एतबार से हमारा फीडबैक मैकेनिज्म दो किस्म का हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव समझते हैं जी पहले। नेगेटिव फीडबैक क्या होगा कि आपके माहौल में जो चेंजिंग हुई है, सपोज करें जी आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो अब आपकी बॉडी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स तैयार करेगी जिससे आपका ये वाला इफेक्ट कम होना शुरू हो जाए, डिक्रीज होना शुरू हो जाए, टेम्परेचर आपका कम होना शुरू हो जाए, बाहर का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाए। कंबल उड़ लोगे, उससे क्या होगा? आपके बाहर का टेम्परेचर आपके लिए तो कम हो गया ना, क्योंकि अब आपकी बॉडी के लिए कंबल का टेम्परेचर माना जाएगा जो कि कम है। समझ में आई बात? अगर आप, मैं एग्जाम्पल देता हूं अभी आपको मजीद, अगर आपके बाहर माहौल के अंदर कोई चीज इंक्रीज होती है और आपका जो मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म चल के जो रिस्पॉन्स बना रहा है वो आपके इस इफेक्ट को डिक्रीज कर रहा हो, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। आपके पास एनवायरनमेंट में क्या हुआ था? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था और आपका जो रिस्पॉन्स बना उससे क्या हो रहा है जी? आपका टेम्परेचर अब डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। मैं मिसाल देता हूँ इसकी एक और। आपने चीनी ज्यादा खाना शुरू करिए, आप चीनी ज्यादा खा रहे हैं जी, खाने के अंदर शुगर बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं जी, आप मीठा खा रहे हैं, इसके बाद आपने हलवा खा लिया, मीठी चाय पी ली, शुगर ज्यादा खा रहे हैं। ये अब आपके आपके इसकी इसकी वजह से क्या होगा? आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ये स्टिमुलस हो गया, आपने चीजें ज्यादा खाई है ना, ये आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, इससे ये इफेक्ट आ रहा है, आपके पास ब्लड का ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। अब आपका दिमाग क्या करेगा? आपका दिमाग आपके पैंक्रियाटिक ग्लैंड को एक एंजाइम खारिज करने का कहेगा। एक एंजाइम खारिज करने का कहेगा, कौन सा है वो एंजाइम? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है जी? इंसुलिन आपकी ब्लड में जाके इस ग्लूकोज को खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो गया? डाउन होना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज जो है वो अब डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आपके माहौल में जो चेंजिंग आई थी, जो स्टिमुलस था, उसने क्या करा था? ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज किया था। लेकिन जो बॉडी ने एक्शन लिया उससे क्या हो गया? ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इफेक्ट था जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जो है वो आपके इफेक्ट को डिक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। समझ में आई बात? आपके माहौल में जो चेंजिंग आई थी उससे क्या इफेक्ट हो रहा था? आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा था। और फिर फीडबैक मैकेनिज्म ने जो एक्शन लिया, जो रिस्पॉन्स लिया, उससे क्या हो रहा है? उससे आपका जो इफेक्ट था वो अब कम होता जा रहा है, आपके खून के अंदर ग्लूकोज कम हो रही है। तो इस किस्म के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव फीडबैक होता है ये जनरेट होता है किसी चीज के इंक्रीज होने से, और नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है? वो इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ सवाल है तो माइक खुला हुआ है, पूछ लिएगा। ठीक है, इफेक्ट इंक्रीज कर रहा था, रिस्पॉन्स डिक्रीज करना शुरू कर देगा। अब आते हैं पॉजिटिव फीडबैक की तरफ। पॉजिटिव फीडबैक उल्टा कर लो अब आप, कि अगर आपका कोई चीज, कोई स्टिमुलस है जिसने आपकी बॉडी में किसी चीज को इंक्रीज किया है, इफेक्ट क्या हुआ है? इंक्रीज हो रहा है। अब आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी ना, वो इस इफेक्ट को और बढ़ाएगी। अजीब हो गया ये तो। आपकी बॉडी में स्टिमुलस ने क्या किया? आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स लेगी तो रिस्पॉन्स भी वो क्या लेगी? वो ऐसा रिस्पॉन्स लेगी कि वो चीज मजीद बढ़ना शुरू हो जाए। घर में पानी आ रहा था, आपने दरवाजा खोल दिया और पानी आना शुरू हो गया। ये तो अजीब हो गया। एक होता है आपके घर में पानी आ रहा था, आपके कमरे में पानी की मिकदार बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, आपने दरवाजे बंद कर दिए, अब क्या होगा? आपके कमरे के अंदर पानी की जो मिकदार है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये था नेगेटिव फीडबैक। पानी इंक्रीज हो रहा था, आपने ऐसा एक्शन लिया, पानी डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये था नेगेटिव फीडबैक। आपके पास पैसे आ रहे हैं,
और आप खर्च करना शुरू कर रहे हैं। ये है नेगेटिव फीडबैक। आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास पैसों की तादाद इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपके पैसों की मिकदार कम हो रही होगी। ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक है। और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि अगर आपके पास इफेक्ट इंक्रीज कर रहा था, रिस्पॉन्स भी इंक्रीज करना शुरू कर दे। आपके कमरे में पानी आ रहा था, आपने खिड़कियां दरवाजे भी खोल दिए, पानी अब और आना शुरू हो गया। तो ये जो आपने खिड़की दरवाजे खोलने वाला ये जो रिस्पॉन्स था, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। आपके पास पैसे आ रहे थे, आपने इधर उधर से पैसे और जमा करना शुरू कर दिया, अब आपके पास पैसे और बढ़ाना शुरू हो गए। ये क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसकी एग्जाम्पल बहुत ही, ये हमारे पॉजिटिव फीडबैक हमारी बॉडी में बहुत कम मिलता है, याद रखिएगा। ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक ही होता है, बहुत कम मिलता है पॉजिटिव फीडबैक। इक्का दुक्का एग्जाम्पल होंगी इसकी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जी। आपने देखा होगा कि जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, यानी कि जो पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं, ये माँ से दूध पीते हैं, ये फीड करते हैं जी माँ से, ये ब्रेस्ट मिल्क को फीड करते हैं। कहाँ लिखूं मैं इसको, यहाँ लिखते हैं। ये जो हमारे पास इन्फेंट इस बच्चे होते हैं जी, छोटे छोटे जो गोद के बच्चे होते हैं, जो बेचारे कुछ खा नहीं सकते हैं, दांत वांत नहीं होते, तो ये बेचारे कहाँ से ग़िज़ा हासिल करते हैं, ये फीड करते हैं जी माँ के मिल्क पे। फीड ऑन मदर मिल्क, माँ के मिल्क पर ये ग़िज़ा, माँ के मिल्क से ये ग़िज़ा हासिल करते हैं। अच्छा, अब जब ये माँ के मिल्क को सक करते हैं, देखा होगा आपने शायद, बच्चे जो है वो सक करते हैं। तो जब ये सकिंग करेंगे, सक करेंगे, जिससे इनको जो है वो दूध मिलना शुरू हो जाता है, मिल्क मिलना शुरू हो जाता है, इनका पेट भरना शुरू हो जाता है। अब जब ये सक करते हैं ना, सक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है जी, दूध निकल रहा है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसको यहाँ लिख देते हैं, मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये इफेक्ट है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या है जी, ये स्टिमुलस कह लो आप। अब क्या होता है, जब ये सक करना शुरू करते हैं बच्चे, और दूध जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, दूध वो पी रहे होते हैं, इस दौरान एक हार्मोन खारिज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सोटोसिन। ऑक्सोटोसिन एक एंजाइम बनता है। ये एंजाइम क्या करता है जी, ब्रेस्ट के अंदर जाकर मजीद मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये एंजाइम ब्रेन बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा ऑक्सोटोसिन। और ऑक्सोटोसिन ब्रेस्ट में जाके क्या करेगा, ब्रेस्ट के जाके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर देगा, ताकि बच्चा जो है वो और ज्यादा दूध पी सके। अब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट कब हुआ था, जब मिल्क प्रोड्यूस इंक्रीज हो गई थी ब्रेस्ट में से, जब मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी, अब ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो रिस्पॉन्स हुआ है, इस रिस्पॉन्स में देखें क्या हो रहा है, मिल्क प्रोड्यूस मजीद होना शुरू हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। सो दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक एग्जाम्पल। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक हमने देख लिया, और होम्योस्टेसिस को भी हमने देखा, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इनकी भी बात कर ली। अब हमने जो देखना है वो है, अब हम इंडिविजुअली ऑर्गेनिजम्स पर बात करेंगे। अब हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर मामला। पहले पहले हम प्लांट्स के अंदर मामला देखेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से होम्योस्टेसिस करेगा। तीनों चीजें देखेंगे, प्लांट किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, प्लांट किस तरीके से थर्मो रेगुलेशन करेगा, प्लांट किस तरीके से एक्सक्रीशन को परफॉर्म करेगा, एक्सक्रीशन कैसे होगी, तीनों चीजों को देखा जाएगा। सो पहले एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है। पहले हम एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल है। देखिए, प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इतने नहीं होते जितने एनिमल्स के अंदर होते हैं। वजह यह है कि एनिमल्स जो हैं, जो फूड खाते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, फिर बड़े बड़े लिपिड्स होते हैं, टूटते हैं, फालतू चीजें भी बनती हैं। एनिमल्स के अंदर तो बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, लेकिन प्लांट के अंदर इतना एक्सक्रीटरी मटेरियल नहीं होता। कौन कौन से एक्सक्रीटरी मटेरियल है जी प्लांट के अंदर? अगर आप रिस्पायरेशन लें, अगर हम रिस्पायरेशन का प्रोसेस लें, तो रिस्पायरेशन के अंदर दो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स तैयार होते हैं, जो कि प्लांट के लिए फालतू होंगे उस वक्त। तो एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक होगा वाटर। रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो आप पढ़ चुके हैं जी, फूड ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी रिलीज होती है, दो कंपाउंड बनते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फालतू है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें, प्लांट के अंदर एक और मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर
दो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, एक ऑक्सीजन गैस, बल्कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही तो तैयार होती है, वो ग्लूकोज तो खाना है, वो थोड़ी वेस्ट। तो जब रिस्पायरेशन करेगा प्लांट, उसके पास एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके पास एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होंगे जी, ऑक्सीजन। ठीक है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? याद है ना एक्सक्रीज, ये फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन में आपको लिख दूं चाहे तो इक्वेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है जी, कि आपके पास जो है वो फूड है जी, फॉर एग्जांपल ये C6H12O6, ये कंबाइन होती है ऑक्सीजन की मदद से, इसको आप कहते हो आर यानी रिस्पायरेशन। क्या तैयार होता है, एनर्जी तो मिलती है, ये दो फेज तैयार होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, क्लोरोफिल के अंदर जाकर इसको मिलाता है लाइट की मौजूदगी में, फूड तैयार हो जाता है C6H12O6, साथ साथ ऑक्सीजन गैस चलती है, ये वेस्ट है। ये दोनों मैंने रिएक्शन आपके सामने लिख दिया आसानी के लिए। सो जब प्लांट रिस्पायरेशन करेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वेस्ट क्या है जी, ऑक्सीजन। लेकिन ये वेस्ट नहीं है, एटलीस्ट दिन में तो नहीं है जी, डे की बात कर रहा हूं मैं, दिन में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्ट तैयार हुआ है रिस्पायरेशन के नतीजे में, एक कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा वाटर, ये फोटोसिंथेसिस में देख लें यूज हो रहा है, तो ये वेस्ट नहीं है, ये तो बल्कि क्या करेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस में इनको इस्तेमाल कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेगा। सो ये वेस्ट नहीं है, इनको निकालना ही नहीं है। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के अंदर ये जो ऑक्सीजन गैस तैयार हो रही है, ये भी वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन गैस तैयार हुई है, प्लांट क्या करेगा, इसको रिस्पायरेशन में यूज कर लेगा। तो जो फालतू चीजें रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल आ रही हैं, वो दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती है, वेस्ट नहीं होता, वेस्ट नहीं बनता। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो फोटोसिंथेसिस का रेट जरा ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, रिस्पायरेशन का रेट जो है वो कम होता है। लिहाजा दिन के अंदर ऐसा मामला हो जाता है, दिन के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ। सो डे के अंदर क्या मामला हो जाता है, कहाँ है पॉइंटर मेरा, हाँ ये डे के अंदर क्या मामला होता है, चूंकि थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का रेट जरा ज्यादा होता है, तो फिर ये मामला होता है दिन के अंदर कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज करना होती है, क्योंकि ये फालतू हो जाती है, ये ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है, सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, कुछ बच जाती है, वो फिर रिलीज करनी होगी, वो वेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए होगी, इस नीड एब्जॉर्ब करना होगा इसको, तो एब्जॉर्ब को तो छोड़ें क्योंकि हम तो एक्सक्रीटरी की बात कर रहे हैं, तो रिलीज करनी है इसको कार्बन ऑक्सीजन गैस। तो दिन में चूंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा होता है, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, रिस्पायरेशन कम हो रहा होता है, तो सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, कुछ ऑक्सीजन बच जाती है, उसको आप कहोगे कि दिन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अब प्लांट के लीफ, जाहिर बात है फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, तो प्लांट के लीफ इसको कहाँ से निकालेंगे, थ्रू स्टोमेटा। ये आपने पढ़ा हुआ है जी, स्टोमेटा, लीफ के जो एपिडर्मस होते हैं उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको आप कहते हो स्टोमेटा, वो खुल जाएंगे और ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगी, ऐसे ही एक्सक्रीट हो गई। दिन के अंदर तो ये मामला हो गया। रात में क्या मामला होता है जी, रात के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है, रिस्पायरेशन। तो अब रिस्पायरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो वाटर बनती है, अब ये समान नहीं होंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे, ये वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। लिहाजा इनको भी क्या करेगा, लीफ जो है वो रिलीज कर देगा इनको, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, वाटर का मैं अभी बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वो निकाल देगा। लेकिन अब रात में स्टोमेटा बंद होते हैं, रात में स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद। तो ये कैसे निकालेगा जी, सेल टू सेल डिफ्यूजन के जरिए। वही, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ये एपिडर्मस का सेल है। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई, हाई कंसंट्रेशन इधर आ जाएगी लो कंसंट्रेशन की तरफ, अब यहाँ आ गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये हाई हो गई, ऊपर वाले सेल में लो कंसंट्रेशन है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आ जाएगी, फिर इस तरह यहाँ आ जाएगी, इस तरीके से एनवायरमेंट में निकल जाएगी। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, और इसको ये कैसे निकालेगा, स्टोमेटा बंद होते हैं, डिफ्यूजन के जरिए इसको निकाल देगा। व्हाट अबाउट द वाटर, वाटर की बात करते हैं, वाटर भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। रात में जो वाटर क्रिएट होगा, फालतू पानी जो होगा, वो इसी डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन के जरिए जो है वो आपका पानी जो है लीफ के जरिए बाहर निकल जाएगा। जबकि दिन के अंदर ये पानी कहाँ से निकलता है, स्टोमेटा के जरिए निकलता है।
दिन के अंदर जो पानी रिलीज हो रहा होता है उस प्रोसेस को आप कहते हो ट्रांसपायरेशन। ये भी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है जी। ट्रांसपायरेशन क्या है जी? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दिन में जो फालतू पानी, क्योंकि पानी खाली यहाँ नहीं बन रहा, इन दो प्रोसेस में नहीं बन रहा, पानी जो है वो रूट से भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दिन में पानी चूंकि रूट में भी आ रहा है, ये प्रोसेस भी बना रहे होते हैं, पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लांट क्या करता है? उसको वेस्ट कह के स्टोमेटा खोल के उनको बाहर निकाल देता है। बाहर जो निकालेगा पानी वो वेपर्स की सूरत में निकलेगा, और इसको हम कहेंगे कि ये है ट्रांसपायरेशन। जबकि रात के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो वही सेल टू सेल डिफ्यूजन के जरिए रिलीज कर दिया जाता है, डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकल जाता है। सो ट्रांसपायरेशन भी आ गई यहाँ पे। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट फ्रॉम द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अच्छा, आपने जो है एक और चीज पढ़नी है, वो है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या होता है? जिस तरह आपने देखा कि लीव्स के सेल में स्टोमेटा होते हैं जो कि सुराग होते हैं, और पानी जो है इन सुरागों के जरिए निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया हुआ है? ट्रांसपायरेशन। लेकिन आपने ये भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर कि हमारे स्टेम जो होते हैं, वुडी स्टेम, उनमें भी छोटे छोटे सुराग होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। याद है ना, गैसियस एक्सचेंज में आपको पढ़ाया था। तो हमारे स्टेम में भी लेंटिकल्स पाए जाते हैं, विच आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे सुराग होते हैं। ये भी कुछ फालतू पानी रिलीज कर देंगे, इनमें से भी कुछ फालतू पानी रिलीज होगा, लेकिन इनमें से जो फालतू पानी रिलीज होगा वो वेपर्स की सूरत में नहीं होगा, ड्रॉप्स की सूरत में होगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनके किनारों पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, किनारों पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइडा थोड्स। ठीक है, जैसे कि ये लीफ है, तो ये जो एजिस है ना, ये जो एजिस है, ये वाली एजिस, ये जो एजिस है जहाँ पे मैं करली कर रहा हूँ, इन कुछ लीव्स ऐसे होते हैं, इन यहाँ पर छोटे छोटे सुराग होते हैं, स्टोमेटा की तरह नहीं होते खुलने बंद होने वाले, लेंटिकस की तरह होते हैं खुले रहने वाले। उन पोर्स को हम कहते हैं हाइडाथोड। कुछ लीफ क्या करेंगे? फालतू पानी को इन हाइडाथोड्स में से भी निकाल देंगे, और ये जो पानी निकलेगा ये भी ड्रॉप्स की सूरत में निकलेगा, वेपर्स की सूरत में नहीं निकलेगा। तो ये जो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, इसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। फर्क है जी, दोनों में डिफरेंसेस आते हैं इसके। ट्रांसपायरेशन क्या है जी? दोनों प्रोसेस इस हद तक तो सिमिलर है कि दोनों के अंदर लॉस ऑफ एक्सेस वाटर हो रहा है। ट्रांसपायरेशन में भी फालतू पानी निकल जाता है, ग्यूटेशन में भी फालतू पानी निकल जाता है। बस फर्क क्या है? ट्रांसपायरेशन जो होता है इसमें, ये कहाँ से होता है? लीव में जो स्टोमेटा है उनमें से। जबकि ग्यूटेशन क्या कहाँ से होता है? स्टेम के अंदर लेंटिकल्स से, और लीव के अंदर हाइडाथोड से। एक तो ये फर्क हो गया। ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा से होता है, ग्यूटेशन जो है वो लेंटिकल्स और हाइडाथोड से होता है। दूसरा फर्क क्या हो गया कि ट्रांसपायरेशन में जो वाटर निकलता है वो वेपर्स की सूरत में निकलता है, ग्यूटेशन में जो वाटर निकलता है वो ड्रॉप्स की सूरत में निकलता है। तीसरा फर्क ये हो गया क्योंकि स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, बंद खुल हो सकते हैं, तो ट्रांसपायरेशन खाली दिन में होता है, क्योंकि रात के अंदर गार्ड सेल्स स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जबकि इन लेंटिकल्स में और इन हाइड्रोटोर्स में मैंने आपको बताया गार्ड सेल्स नहीं होते, ये सुराख खुले रहते हैं, दिन हो या रात ये सुराख खुले रहते हैं। लिहाजा ग्यूटेशन जो है वो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। ट्रांसपायरेशन खाली दिन में होगा क्योंकि रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जबकि ग्यूटेशन दिन और रात दोनों में होता है, क्योंकि ये लेंटिकल्स और ये जो हाइड्रोटोर्स होते हैं ये खुले रहते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास प्लांट के अंदर गैसेस, ऑक्सीजन देख ली, कार्बन डाइऑक्साइड देख ली, और वाटर। इनमें से जो जो जब जब वेस्ट प्रोडक्ट रहा तो वो कैसे रिलीज होता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इंशाल्लाह क्लास को अपनी वाइंड अप करेंगे, और हम कल जो है या नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि मजीद कुछ 2-3 और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के। खाली ये नहीं है गैसेस हो गई या वाटर हो गया, नहीं, कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। गम्स कहलाती हैं, रेसिन्स कहलाती हैं, लैटेक्स कहलाती हैं। तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और वो कैसे रिलीज होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फिर हमारे पास प्लांट का एक्सक्रीशन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि प्लांट ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करता है, फिर हम देखेंगे प्लांट थर्मो रेगुलेशन कैसे करता है। ठीक है जी, तो आज की क्लास को अब हम यहीं पर वाइंड अप करने